डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू एयर प्रोजेक्टाइल इन सारे केसेस को स्टडी करेंगे। अब तक जनरली जितने भी प्रोजेक्टाइल्स हमने स्टडी किए थे उसमें जनरली ये होता है कि हम लोग ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और वापस वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जनरली अब तक हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस कंसिडर कर रहे थे। अब हम लोग मोस्ट जनरल केस लेंगे, यानी कि एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। इसका मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, या ग्राउंड टू एयर भी हो सकता है, यानी कि आप ग्राउंड से उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं और वो प्रोजेक्टाइल एयर में जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है। अब प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइप का हो, या वो ग्राउंड से ग्राउंड हो या ग्राउंड टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन तो सेम ही रहेगा ना, बिल्कुल सेम रहेगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है, जो पैराबोलिक इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन सेम रहेगा। ध्यान से सुनो, ये वाला इक्वेशन सेम रहेगा, चाहे वो प्रोजेक्टाइल एयर टू ग्राउंड हो, ग्राउंड टू एयर हो, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, कुछ भी हो, ये वाला इक्वेशन सेम रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो ना, उसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, ये हमने लिखा था अंडर द अजम्पशन कि जो पॉइंट ऑफ थ्रोइंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, वो पॉइंट ओरिजिन है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो आप इसको ओरिजिन मान लीजिए। तो इसको ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मानते हुए अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो आपको हर केस में यही पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिलेगा, चाहे वो एयर टू ग्राउंड हो, ग्राउंड टू एयर हो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बेसिक फंडामेंटल बात समझो। जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, चाहे आप एयर से ग्राउंड थ्रो करिए या ग्राउंड से एयर थ्रो करिए, मैकेनिक्स ऑफ द मोशन में तो कोई फर्क नहीं हो रहा है ना। हर केस में क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax इज इक्वल टू 0 है। तो प्रोजेक्टाइल का कोई भी केस हो, हर केस में बेसिक चीज तो यही हो रहा है ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, उसके हार्ट में फंडामेंटल लेवल पे अगर आप जाइएगा तो आपको यही मिलना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे हर प्रोजेक्टाइल सेम होता है। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोलिक इक्वेशन आता है ट्रेजेक्ट्री का, ये हर केस में सेम होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी पॉइंट ऑफ थ्रोइंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, उसको आप ओरिजिन मान लीजिए। तो किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, इक्वेशन ऑफ मोशन यही मिलना है। लेकिन हर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, या हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि हाइट h से आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, और आपको पता करना है कि ये इस ग्राउंड पे कितनी दूरी पे आकर के गिरेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग रेंज कह लें या x कह दें, ये x फाइंड करने के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। कैसे फाइंड किया जाएगा मैं अभी बताऊंगा। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना हो, या टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो कि कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। पिछले सेक्शन में जो रेडीमेड फॉर्मूला हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का या टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना, 2u साइन थीटा बाई जी, तो फॉर गॉड सेक कृपया करके इस फॉर्मूले का इन सब केसेस में यूज ना करें। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये हमने डिराइव किया था ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू एयर प्रोजेक्टाइल में एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सा इक्वेशन है जो हर केस में एप्लीकेबल होता है? हाँ भाई, ये वाला इक्वेशन,
y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये इक्वेशन कहाँ से आया था? ये इक्वेशन सिर्फ इस बात से आया था कि भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो जब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो हर तरह के प्रोजेक्टाइल में एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया या हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इन सब का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ज्योमेट्री अलग अलग होती है। तो मान लीजिए कि आपने एयर टू ग्राउंड एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, यानी कि हाइट h से आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और ये प्रोजेक्टाइल मान लीजिए कि एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल है। ध्यान रखना, ये नोटेशन मैं हमेशा यूज़ करूंगा कि जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं लूंगा तो मैं हमेशा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल यही लेता हूं। थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है और वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आकर के हिट किया है। आपको पता करना है कि भाई ये वाला डिस्टेंस x क्या है। तो इस x को पता करने का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस x को कैसे पता किया जाए? बहुत आसान है। इसको आप दो डिफरेंट मेथड से पता कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? ये ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, ये जो है ये मास्टर इक्वेशन है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसमें थीटा क्या है? थीटा हमेशा याद रखना, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हम लोग हमेशा यही कन्वेंशन लेंगे कि जो थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होगा एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस x कितना होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x माइनस एच। माइनस एच क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम लोग हमेशा ओरिजिन लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल से h डिस्टेंस ऊपर है, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिर रहा है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस एच होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x माइनस एच, यानी कि x माइनस एच जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बहुत सिंपल। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह x तो है ही, y की जगह माइनस एच लिख दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस एच इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एज इट इज वही जो ऊपर में है वही रह जाएगा, सिर्फ आप क्या करो y की जगह माइनस एच कर दो। अब ये जो इक्वेशन आया है ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको x की दो रूट्स आएंगी, उसमें जो x का पॉजिटिव वाला रूट हो उस रूट को ले लीजिए, आपको आंसर मिल गया। तो ये तो हो गया एक बहुत ही आसान तरीका इस इस डिस्टेंस को फाइंड करने का, बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मेथड में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं फाइंड किया है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताओ, तब तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करके इस डिस्टेंस x को फाइंड करेंगे। इस मेथड में सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आने पे इसका वर्टिकल पोजीशन क्या हो गया? यहाँ पे देखो वर्टिकल पोजीशन 0 है, यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन माइनस एच है। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो वन डायमेंशन का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अभी वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी। a की जगह कर दीजिए माइनस g, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये टी में क्वाड्रेटिक है, तो आप इसमें से टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और ध्यान ये रखना कि जो टी की पॉजिटिव रूट हो उसी को लेना है, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव
हो ही नहीं सकता है। ये टी क्या है? टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं TF नहीं लिख रहा हूं, ये तो आप समझ ही रहे हैं ना कि ये जो टी है ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगा इस प्रोजेक्टाइल को, वो टोटल टाइम है टी, या जिसको हम लोग TF भी लिखते हैं कहीं कहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो टी की जो आपको वैल्यू मिल जाएगी, बहुत सिंपल है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो रूट वाला फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका यूज करिएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा प्लस √u² sin² थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। तो ये हो गया टी की वैल्यू। आप कहेंगे कि दूसरा रूट कहाँ गया? दूसरा रूट यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन ये माइनस लीजिएगा तो जो टोटल टी होगा ना वो <0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये u sin थीटा है, रूट के अंदर जो है वो u² sin² थीटा से बड़ा क्वांटिटी है। तो अगर आप माइनस वाला साइन लीजिएगा तो पूरा टाइम नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए माइनस वाला साइन हमने नेग्लेक्ट कर दिया। टोटल टाइम हमें मालूम हो गया, और हमें पता करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना होगा। तो x कैसे पता करिएगा? बहुत सिंपल है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है भाई? बहुत सिंपल है, u cos थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। आपको t पता है, u पता है, cos थीटा पता है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये दूसरा मेथड हो गया। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट t फाइंड करिए, फिर उस टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए u cos थीटा से, तो आपको ये डिस्टेंस x मालूम हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विथ स्पीड u, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ डज द बॉडी फॉल। अगर एंगल ऑफ पोजीशन थीटा है तो कितनी दूर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ विल द बॉडी फॉल। अब इसमें आता है अगला पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस फॉर अ गिवन u। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर u गिवन है, यानी कि u की वैल्यू फिक्स है, तो इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर u गिवन है तो आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में ये थीटा है, तो इस थीटा को आप अगर चेंज करेंगे तो x की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और x की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू तक फेंकने के लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4-5 डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला और जो रूटीन मेथड है, जो बच्चे मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस में ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ भाई x इक्वल टू u cos थीटा t है, t को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो देखा कि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, क्योंकि u तो गिवन है ना, u तो कांस्टेंट है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है। आपको x की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि किस थीटा के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे बच्चे? हाँ भैया, सबने कैलकुलस पर रखा है ना, पर रखा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि भाई dx/d थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये मेथड बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। आप क्या करिएगा, dx/d थीटा फाइंड करिएगा, लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखो u cos थीटा है, फिर यहाँ पे इंटू u sin थीटा है, फिर रूट है, फिर रूट के अंदर भी sin² थीटा है, तो बहुत घिचबिचा जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और बहुत सारे बुक्स में इसी लंबे मेथड से ही इसका सॉल्यूशन दिया रहता है। आप dx/d थीटा फाइंड करिए, उसको 0 करिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर dx/d थीटा इज इक्वल टू 0 मान करके हम कैसे मान लें कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा, क्योंकि ये तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए होता है ना। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है कि d²x/d थीटा स्क्वायर दिस हैज टू बी लेस देन 0। मैक्सिमा के लिए तो ये होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? नहीं भैया, इतना अत्याचार मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। एक ही बार डिफरेंशिएट करने में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हो तो उससे जो थीटा की वैल्यू आएगी, मैं बोल दूंगा कि वो मैक्सिमम x की ही वैल्यू देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ से देखो ना, क्वेश्चन की सेटिंग से ही आपको लग रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है ना। आप सीधे सीधे इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे गिरा दो, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो वो तो मिनिमम वैल्यू हो गई। 0 से कम तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा ना। तो कभी कभी दिमाग भी यूज़ कर लेना चाहिए, हर वक्त कैलकुलस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। x की मिनिमम वैल्यू तो 0 पॉसिबल आपको दिख ही रही है कि भाई x इक्वल टू 0 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिल रही है। तो ये वाला जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, जिसमें dx/d थीटा इक्वल टू 0 आएगा,
वो आपको मैक्सिमा देगा। तो आप ये मेथड से कर सकते हैं, आप पूरा खिचर पिचर करिए कैलकुलेशन, यू कॉस थीटा इंटू दिस टी करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करिएगा, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसको पुट करिएगा इसमें, तो आपको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मैं इस मेथड से नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही लंबा मेथड है। मैं अभी आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, उसके बाद मैं और 2-3 डिफरेंट मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्योरी। आप देख रहे हैं कि जो x है वो कहां से आ रहा है, x आ रहा है ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? जो पैराबोलिक इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें y की जगह क्या कर दो भाई, माइनस h कर दो। अरे बेटा y तो भाग यहाँ से, y तो हटा दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो ना, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, माइनस h हो रहा है ना, तो y की जगह हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माइनस h, लिख दिया। अब देखो तो ये क्या है भाई, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता करना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मान लीजिए कि x की कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आ सकती है, तो उस वैल्यू के लिए भी थीटा का तो कोई रियल वैल्यू होगा ना, बिल्कुल होना ही है। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, ये x में तो क्वाड्रेटिक है ही, बिल्कुल सही, लेकिन ये tan थीटा में भी तो क्वाड्रेटिक है ना। अभी पिछले ही लेक्चर में हमने सिखाया था, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अरे बेटा तू भाग जा यहाँ से, इस कॉस स्क्वायर थीटा को भगा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इक्वेशन क्या आ गया, ये जो इक्वेशन है ये tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होना है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। सबको पता है ना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो होना ही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी इक्वेशन का रियल रूट होगा। और अगर ये ट्रेजेक्टरी रियल है, रियल लाइफ में है, आपको दिख रहा है कि भाई बॉल यहाँ से ऐसे आकर के नीचे आया, तो ये थीटा जो है ये एक रियल एंगल होगा। थीटा रियल होगा तो tan थीटा को भी रियल होना है। यानी कि हम लोग ऐसा कंडीशन क्यों ना लगाएं कि भाई x और माइनस h तुम आपस में जो करना है करो, लेकिन इस कंडीशन को तो जरूर ओबे करना कि tan थीटा रियल हो। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। ऊपर वाले इक्वेशन को हमने बस सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है, tan स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दिया, tan थीटा को एक जगह कर दिया, प्लस ये आ गया। तो देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। इसका रियल रूट तो होना ही है, बिल्कुल होना है, क्योंकि रियल ट्रेजेक्टरी बन रही है ना, थीटा का कोई रियल वैल्यू आपको मिलेगा, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कोई रियल एंगल मिलेगा। तो थीटा एक रियल एंगल है तो tan थीटा भी कुछ रियल होना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रियल रूट होना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, b क्या है, ये वाला चीज़ है, तो इसका b का स्क्वायर यानी 4u टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4 इंटू a तो 1 है, c की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2u स्क्वायर h जी एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए आपको ये कंडीशन यहां से मिल गया। कहां से एक कंडीशन मिला, आपने देखा कि ये इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, इस इक्वेशन का रियल रूट होना है, यानी कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको एक कंडीशन मिल गया। अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि x हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू u बाई जी इंटू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगा कि x हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू u बाई जी रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि x इससे छोटा होगा, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू यही हो गई u बाई जी इंटू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आसानी से ये भी दिख गया कि इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x के लिए tan थीटा क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब x की वैल्यू इसके बराबर हो जाए, वही हुआ ना, x की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी u बाई जी दिस थिंग। तो x की वैल्यू जब इसके बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज़
जीरो हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो उसका रूट क्या हो जाता है? रूट तो आपको पता है ना, ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग ये डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, यानी कि उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो हो गया, तो रूट तो इक्वल रूट्स हो गया, किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा। तो इस केस में देखो क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि उस केस में जब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x तक उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, यानी कि x का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, उस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, यानी कि 2u स्क्वायर बाई जी एक्स डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 और 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई जी एक्स। एक्स आपको पता है ही, मैक्सिमम वाले केस में x क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है x की? u बाई जी दिस थिंग। तो tan थीटा उस केस में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा u डिवाइडेड बाई रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमने पता कर लिया कि x की मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी, और उतनी दूर तक फेंकने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? ये होगा tan थीटा इजकल टू u डिवाइडेड बाई रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली जो थ्योरी है ना, आगे मैं कई बार यूज करूंगा। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा tan थीटा के टर्म्स में, फिर कंडीशन लगाया कि भाई रियल रूट होना है तो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे मैं सेफ्टी पैराबोला या सेफ्टी जोन, हिट जोन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वहां भी एग्जैक्टली सेम थ्योरी का यूज करूंगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। तो क्लिफ के बेस से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूरी पे जाकर के वो प्रोजेक्टाइल गिरेगा, x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और उस मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंकने के लिए थीटा की क्या वैल्यू होगी वो भी हमने फाइंड कर लिया। एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी पलट के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट h अबव अ टैंक ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए कि टैंक यहाँ पे है और एक हेलीकॉप्टर है जो कांस्टेंट हाइट h पे फ्लाई कर रहा है। द टैंक फायर्स shell at constant speed u. What is the maximum horizontal distance from tank up to which the tank can hit the helicopter? तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इस क्लिफ वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप हाइट h पर ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर बैठ करके कालिया की तरफ इधर उधर दाएं बाएं देख रहे हैं कि किधर गोली चलानी है गब्बर सिंह के कहने पे। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि नीचे में एक टैंक है, यहाँ पे टैंक है और एक हेलीकॉप्टर है जो कांस्टेंट एल्टीट्यूड h के हाइट पे ये मूव कर रहा है। हेलीकॉप्टर का स्पीड नहीं दे रखा है, ना जरूरी है इस क्वेश्चन में जानना। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी कभी दे दे कि हेलीकॉप्टर का स्पीड u/2 u/3 कुछ है, लेकिन इस क्वेश्चन में हेलीकॉप्टर के स्पीड का कोई यूज नहीं है। आप यहाँ से अपनी टैंक में बैठ करके शेल फायर कर रहे हैं। शेल का स्पीड क्या है? u है, ये गिवन है, u कांस्टेंट है। अब आपको पता करना है कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक उस हेलीकॉप्टर को मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जहाँ तक आप उस हेलीकॉप्टर को हिट कर सकते हैं। यानी कि आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही है ना, यानी कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करके अपना ये हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ाना चाहते हैं। आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि ये वाला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस x जहाँ तक मैं उस हेलीकॉप्टर को हिट कर सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन था, दोनों में देखो क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? आप ऊपर बैठे हो और ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिर रहा है, तो जहां पे प्रोजेक्टाइल गिर रहा है वहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -h हो गया, क्योंकि जहां से भी प्रोजेक्टाइल हम लोग थ्रो करते हैं ना, हम लोग उस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं। इस केस में देखो क्या हुआ, यहां से आप प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये भाई ओरिजिन हो गया, चलो भाई 0-0 हो गया। और जहां पर हेलीकॉप्टर को आप हिट करेंगे उस पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? +h। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x
एच, ये हो गया ना, बिल्कुल हो गया। देखो आपको पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है फॉर अ गिवन यू। यू तो आपका गिवन है, कांस्टेंट है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगाइए। पिछले क्वेश्चन में देखो प्रोजेक्टाइल यहां से आ रहा था, ये ओरिजिन था, और प्रोजेक्टाइल गिर रहा था यहां पे, और हमें एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पता करनी थी। इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में आप यहां से थ्रो कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। बेसिक फंडा याद रखना, मैंने कई बार कहा है, जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं ना, उस पॉइंट को ओरिजिन मानो, आपकी लाइफ आसान रहेगी। उस पॉइंट को ओरिजिन मानोगे तभी तो आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस दिस दिस दिस, और लिखने के बाद दिखा दो कि भाई ये टैन थीटा में क्वाड्रेटिक है, टैन थीटा में क्वाड्रेटिक है, और हम लोग रियल लाइफ में ये सब एंगल वैंगल फेंक रहे हैं, तो एंगल तो भाई रियल होना है, एंगल रियल होना है तो टैन थीटा रियल होना है, टैन थीटा रियल होना है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपल बेसिक फंडा है। तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप यहां से शेल फायर कर रहे हो और हेलीकॉप्टर जो है वो हाइट h पे ऊपर ऊपर घूम रहा है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां पर भी आप हिट करोगे वो क्या हो जाएगा, XH हो जाएगा। तो हमने जो अभी इतना लंबा कैलकुलेशन किया था, तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जहां जहां हमने -h लिखा है उसको +h कर दो, यानी कि ये जो -h है ना, इस h का साइन रिवर्स कर दो। हमने देखो क्लिफ वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हम लोग क्लिफ के ऊपर बैठे हैं और प्रोजेक्टाइल नीचे गिर रहा है, तो जहां पे प्रोजेक्टाइल गिर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट -h हो गया। हेलीकॉप्टर और टैंक वाले क्वेश्चन में हम लोग नीचे से फायर कर रहे हैं और हिट हो रहा है ऊपर में, यानी कि जिस पॉइंट पे हिट हो रहा है उसका y कोऑर्डिनेट +h है। तो क्लिफ वाले क्वेश्चन में हम लोग -h से काम कर रहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन में, टैंक वाले क्वेश्चन में हम लोग को बस h का साइन रिवर्स कर देना है, यानी कि इस -h को +h कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +h हो जाएगा, यहाँ पे +h हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्लस है, h का साइन रिवर्स करना है तो ये माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसका आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u/g रूट अंडर u स्क्वायर -2gh। सिंपल सा लॉजिक है ना। आप देखो हेलीकॉप्टर और टैंक वाले में नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो थोड़ा सा कम ही होगा ना, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। क्लिफ के ऊपर बैठ के अगर प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, तो उस वाले केस में u स्क्वायर +2gh हो गया। तो हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ये हो जाएगी u/g रूट अंडर, ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा u स्क्वायर -2gh। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द टैंक अप टू विच द टैंक कैन हिट द हेलीकॉप्टर। और इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक हिट करने के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा, थीटा विल बी सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा u डिवाइडेड बाई रूट अंडर u स्क्वायर -2gh, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वाले केस में क्या रूट्स हो जाएंगे, ये होता है ना -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट तो भाई मैक्सिमम के केस में ये 0 होता है, तो -b/2a कर दो। b की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ से देख रखी है, उसको डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। अगर आप कैलकुलस से करिएगा तो उससे भी कर लीजिएगा, लेकिन बहुत लंबा होगा।